हाँ जी दोस्तों, तो हमने देखा सेक्शन नंबर 60 और 61। सर 60 और 61 के अंदर जब हमने कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट देख लिया तो ये 62 अब काहे के लिए आया। तो बेसिकली 62 जो है वो क्यों आया, वो आया रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन से रिलेटेड प्रोविजन को बताने के लिए। मतलब क्या हुआ सर कि जब आप एप्लीकेशन लेके गए किसके पास सर, ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल के पास हम क्यों गए थे सर एप्लीकेशन लेके, हम बोल के गए थे कि हमारे यहाँ ना कुछ सही सही नहीं चल रहा, आप कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट फैसिलिटेट करो। तो हमने कुछ प्रपोज किया कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर दिया जाए। ट्राइब्यूनल ने उसको सुना, बैठक बिठाई और उसको सही लगा, उसके बेस पर उसने ऑर्डर पास कर दिया। 61 में आके उसको सुपरवाइज भी कर लिया और उसको इंप्लीमेंट करा दिया। इंप्लीमेंट ना हो पाया तो उस केस में आपकी वाइंडिंग अप करा दी और चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, अब जब ये कहानी खत्म हो जाती है तो एक और नई कहानी शुरू होती है जो कि सेक्शन नंबर 60 से ही कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि जब सेक्शन नंबर 60 के अंदर जब आप प्रपोजल लेके आए, प्रपोजल किस चीज़ का लेके आए, आप लेके आए कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट का, और उसके लिए जब बैठक बिठाई गई तो ट्राइब्यूनल को क्या लगा, ट्राइब्यूनल ने जब उस चीज़ को समझा तो उसको पता लगा क्या कि भैया ये तो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट तो है ही है, साथ ही में इसमें दो और फीचर है जिसको बोलते हैं हम क्या, रिकंस्ट्रक्शन या फिर अमलगमेशन। मतलब क्या हुआ सर, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो जो एलएलपी है ना, वो जो एलएलपी है ना, इसके जो एसेट्स लाइबिलिटी है, जिसको हम पूरा बात करें तो अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी जो है, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस और माइनस करने की आवश्यकता है, इसको रीस्टेट करने की आवश्यकता है ताकि सही फाइनेंशियल पोजीशन दिख सके। नंबर वन। नंबर टू, अमलमेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मुद्दा जो है ना वो एक एलएलपी से ज़्यादा का है, मतलब एक से ज़्यादा एलएलपी है जिसके अंदर हम पहली एलएलपी को दूसरी एलएलपी में मर्ज करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि पहली सिचुएशन में हम पहली एलएलपी को ही नया ताजा करके पहली एलएलपी बना रहे हैं, एलएलपी वही थी वही रहेगी, बस उसको नए कपड़े पहनाने की बात हो रही है, उसको कह रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन। और अमलगमेशन का मतलब क्या हुआ कि एक एलएलपी है दूसरी एलएलपी है, हम तीनों को जोड़ के एक एलएलपी बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ के हम एक को हटा के दूसरी एलएलपी बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरे को हटा के हम पहली एलएलपी की बात कर रहे हैं। मतलब इन एनी केस यहाँ पे मर्जर हो रहा है, कुछ एलएलपी खत्म होगी और कोई एलएलपी नई क्रिएट होगी, या फिर ऐसा कह सकते हो कोई एलएलपी नई बच जाएगी। ठीक है सर, तो इस टाइप की सिचुएशन कहां से नजर आ रही है, ये आपके प्रपोजल से नजर आ रही है। और किसको नजर आ रही है, ट्राइब्यूनल को नजर आ रही है। तो उस केस में क्या कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, पर कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि जब यहाँ पे ऑर्डर पास किया जाएगा ना तो यहाँ पे एक एलएलपी का खात्मा भी हो रहा है। जब आप देखोगे ध्यान से तो चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन की वजह से हो चाहे अमलगमेशन की वजह से हो, तो वो खात्मा से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस भी हैं जो कि अट्रैक्ट हो जाएंगे अलोंग विद सेक्शन नंबर 60। मतलब 60 तो रहेगा ही, पर 62 कह रहा है कि भैया ये क्योंकि कुछ खास है तो इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, और वो बातें आपको बता रहा है सेक्शन नंबर 62। अगर मैं नटशल में बात करूं तो पूरे एलएलपी एक्ट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन बोलता हूं अगर किसी को ना, तो वो है आपका सेक्शन नंबर 62, जिसकी आप अगर एक बार पूरे सेक्शन की रीडिंग लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको उतनी क्लैरिटी ना आए जो कि बाकी सेक्शन को रीडिंग लगा के आ रही है। क्यों सर, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल है लैंग्वेज में भी और कॉन्सेप्चुअली भी, तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है हमेशा कि जब हम ये सेक्शन को पढ़ें ना तो हम प्रॉपर रीडिंग करें, प्रॉपर रीडिंग करके और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करें। हाउएवर आपको एक मोटे तौर पे मैंने पिक्चर बता दिया है कि व्हाट इज सेक्शन नंबर 62 एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेक्शन नंबर 62। ठीक है, चलिए जी, तो एक थोड़ा सा इसको थॉरो रीड करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से निकालेंगे। इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट स्पेस रखा था कि भाई इस सेक्शन को डिटेल में डील करेंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा मेरे हिसाब से टेक्निकल है, और अगर ये टेक्निकल है तो ऑब्वियसली आपको इसके अंदर डाउट आएगा, और अगर आपको इसके अंदर डाउट आएगा तो ऑब्वियसली एग्जामिनर जो है वो सवाल भी इसी से पूछेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप इस सेक्शन को लेके घबराएं। ऑल्दो टेक्निकल है बट हम उसको ईजी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है सर, तो क्या कहा जा रहा है कि आपने एप्लीकेशन दिया है सेक्शन नंबर 60 के अंदर, किस चीज के लिए साहब, दिया है हमने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करने के लिए। किसने दिया होगा, आपने, मतलब एलएलपी ने दिया होगा, या फिर वो सारे लोग जो कि सेक्शन नंबर 60 के अंदर मेंशन किए गए थे। कौन से लोग मेंशन किए गए थे, पार्टनर्स किया गया था,
क्रेडिटर्स किया गया था, एलएलपी तो इसने भी कह दिया, और साथ ही में एक लिक्विडेटर भी कहा गया था, इन केस ऑफ वाउंड अप का रहा हो तो लिक्विडेटर वहां पे पार्टी बन जाएगा। तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है सर, एप्लीकेशन दिया गया। अब जो हमारे ट्राइब्यूनल भाई साहब हैं उनको लग रहा है क्या, उनको लग रहा है कि जो आपने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज किया है ना, उस प्रपोजल से क्या निकल के बाहर आ रहा है, उससे निकल के आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एलएलपी और एलएलपीज, ध्यान देना एलएलपीज है। ठीक है, मतलब कि जो प्रपोजल है उससे या तो रिकंस्ट्रक्शन होगा किसी एक एलएलपी का या फिर एक से अधिक एलएलपी का, और क्या होगा, अमलगमेशन होगा एनी टू और मोर एलएलपीज का। अमलगमेशन होने के लिए ऑब्वियस सी बात है एक का तो हो नहीं पाएगा खुद से खुद में रिकंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, बट खुद से खुद में अमलगमेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कहा जा रहा है टू और मोर एलएलपीज के बीच में अमलगमेशन होगा। ये क्या हुआ, ये ट्राइब्यूनल को क्लॉज ए में लगा कि भाई साहब जो आपका प्रपोजल है दिस इज नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये तो है ही है, साथ ही में इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन की भी खुशबू आ रही है। ठीक है सर, अब आ रही है तो क्या करें, हो सकता है ना कि हमारा जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट करने के दौरान एक एलएलपी की दूसरी एलएलपी से विवाद चल रही है, और ये वहाँ पर प्रपोज किया गया है कि क्यों ना इन दोनों को भाई बहन बना दिया जाए, मतलब इन दोनों को एक एलएलपी बना दिया जाए। ठीक है, तो इस टाइप से कैसे भी प्रपोजल हो सकते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के। तो इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन की खुशबू आई, किसको आई, ट्राइब्यूनल को। ठीक है जी, अब आई तो क्या हुआ, इस स्कीम के अंदर ट्राइब्यूनल को क्या दिख रहा है कि जब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट या अमलगमेट करेंगे तो क्या होगा, एक खत्म हो जाएगी और एक एंटिटी बचेगी, एक एलएलपी हमारी खत्म हो जाएगी और दूसरी एलएलपी जो है वो बच जाएगी दो में से। अगर दो या दो से अधिक एलएलपी हैं तो उस केस में कोई ना कोई एक होगा जो कि खत्म हो रहा होगा और कोई ना कोई एक होगा जो कि बच रहा होगा। ठीक है सर, जो हमारा खत्म हो रहा है मतलब जिसमें से हमारी सारी अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी, ये तीन कीवर्ड है यहाँ पे, अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी, ये तीन जो है वो एक से उठ के दूसरे में जाएगा। एक से उठ के ये अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी जो है वो दूसरे का हो जाएगा। जिससे उठ के जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर, और जिसके पास जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक अंग्रेजी है। एक एलएलपी होगा जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफरर एलएलपी, और जिसके पास जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी एलएलपी। ठीक है सर, तो इस स्कीम के अंदर आपका अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी या लाइबिलिटीज क्या सर सारा चला जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रपोजल कैसा है, उसके ऊपर ऑर्डर कैसा आ सकता है। हो सकता है सारी अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी चली जाए, या फिर उसका कोई पार्ट प्रपोज किया हो तो पार्ट भी ट्रांसफर हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो एक ट्रांसफरर है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी एलएलपी के अंदर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांसफरी एलएलपी की। और जो यहाँ पे ट्राइब्यूनल है वो क्या करेगा, वो या तो उसी ऑर्डर के अंदर, या तो उसी ऑर्डर के अंदर जिसमें वो सैंक्शन कर रहा है, या फिर उसके लिए एक सेपरेट ऑर्डर पास करेगा जिसके अंदर वो एडिशनल बातें बताएगा। ये एडिशनल 5 बातें जो हैं वो यहाँ पे बताएगा। मतलब कि पहले वाली सिचुएशन के अंदर भी उसने बैठक बिठाई, काम समझा, और समझने के बाद उसने एक ऑर्डर पास कर दिया था। तो यहाँ पे भी वो ऑर्डर पास कर सकता है। ऑर्डर पास करते वक्त वो हो सकता है इन 5 बातों को इसी ऑर्डर में लिख दे, और नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का जब ऑर्डर पास करेगा तो उसके बाद एक और सब्सिक्वेंट ऑर्डर पास करेगा जिसके अंदर वो इन 5 बातों को कोट करेगा। बट एनी हाउ ये 5 बातें कोट होंगी। ये 5 बातें क्यों कोट हो रही है, क्योंकि अगेन सेम चीज़ है, एक एलएलपी आपकी क्लोज हो रही है और एक एलएलपी बच रही है, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो उस ऑर्डर में अलग से बताए जाएंगे इन 5 पॉइंट के अंदर। ठीक है सर, क्या बताया जा रहा है, पहला कि भैया ट्रांसफर किया जाएगा ट्रांसफरी एलएलपी को ऑब्वियसली क्या क्या चीजें, होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज ऑफ एनी ट्रांसफर एलएलपी। पहला बात मतलब कि ये हमें इस प्रपोजल के अंदर दिख रहा है, और इस प्रपोजल को हमारे ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया, मतलब सैंक्शन कर दिया। लेकिन सैंक्शन करते हुए कह रहे हैं क्योंकि ये यूनिक प्रपोजल है, ये नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं है, इसके अंदर हमें रिकंस्ट्रक्शन और अमलमेशन दिख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ एक चीज़ें अलग से नोटिफाई करने की जरूरत है, अलग से बताने की आवश्यकता है, और उन सारी चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहा है। जिसके अंदर से पहली बात उसने क्या बताई कि जो खत्म हो रहा है ट्रांसफरर हमारा, वो अपने सारे या फिर कुछ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है दूसरी एलएलपी को, जिसको हम ट्रांसफरी एलएलपी कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा
कि अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग था पहले वाली एलएलपी का, तो वो जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, दूसरी वाली एलएलपी के पास, और वहां पे वो कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग एक्स के अगेंस्ट चल रहा था जो कि ट्रांसफरर है और ये खत्म हो गया और अब कौन सी बन रही है हमारी वाई बचेगी, तो वो लीगल प्रोसीडिंग जो है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। जो इसके अगेंस्ट चल रहा था वो अब इसके अगेंस्ट ना चल के इसके अगेंस्ट चलेगा। ठीक है साहब, ये उसने दूसरे क्लॉज में बता दिया। तीसरा जो कह रहा है वो क्या, कि जो हमारी ट्रांसफरर है वो यहां पे क्या मानी जाएगी, डिसॉल्व मानी जाएगी विदाउट वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या हुआ कि इसकी आत्मा जो है, जो हमारी ट्रांसफरर है, इसकी आत्मा ट्रांसफरर के अंदर जिंदा रहेगी, इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये वाइंड अप नहीं कहा जा रहा, इसको हम डिसोल्यूशन कह रहे हैं कि ये हमारा खत्म तो हो गया, लेकिन इसकी सारी कार्यभार, इसका सारा अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, इसके सारे के सारे हमारे लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब के सब जीवित है। किसके अंदर जीवित है, वाई के अंदर जीवित है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, वो यहां पे होगा। और क्या होगा सर, कि अगर इस पूरे मुद्दे से, पूरे कहानी से अगर कोई लोग ऐसे हैं जो सहमत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति, वो फूफा लोग जो कि नाराज बैठे हुए हैं कि भैया ये क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चल रहा है, हम तो इस बात से सहमत नहीं होते। आपने देखा था सेक्शन नंबर 60 के अंदर सहमत कितने लोगों को होना पड़ेगा, 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू। तो 3/4 इन वैल्यू लोगों को अगर सहमत होना है यहाँ पे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सहमत नहीं है, तो उनके लिए भी अलग से कोई ना कोई प्रोविजन बनाया जाएगा, उनको भी खुश करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो एग्री नहीं है इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से, तो उनको भी ट्राइब्यूनल जो है वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन क्या दे सकता है कि भैया या तो चुप करके बात मान लो, या फिर कोई रिलैक्सेशन हो सकती है, या कुछ भी जो ट्राइब्यूनल को उचित लगेगा वो उन लोगों के लिए भी अलग से प्रोविजन बनाएगा समय रहते हुए, मतलब विद इन सच टाइम इन सच मैनर एज द ट्राइब्यूनल डायरेक्ट्स। ठीक है, मतलब ट्राइब्यूनल अपने हिसाब से उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन यहाँ पे अलग से मेंशन करेगा सेक्शन नंबर 62 में। एंड लास्ट आता है क्या, मिसलेनियस पॉइंट। मिसलेनियस पॉइंट का मतलब कि भैया कुछ और इंसिडेंटल है, कॉन्सिक्वेंशियल है, या सप्लीमेंटल मैटर्स होंगे जिससे कि हमारा ये रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन जो है वो अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से कंक्लूड हो जाए, पूरी तरीके से कवर हो जाए। उसके लिए अगर कोई भी इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल या सप्लीमेंटल मैटर्स के ऊपर अगर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, या कोई भी प्रोविजन या कोई भी ऑर्डर देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो काम भी यहाँ पे हमारा ट्राइब्यूनल जो है वो करके चलेगा। ठीक है, उसके लिए भी प्रोविजन जो है वो बना के चलेगा हमारा कौन, ट्राइब्यूनल। तो ये 5 बातें यहाँ पे बताएगी। पहले में आपको बता रहा है क्या, आपकी अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है लीगल प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरे में कह रहा है आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा ट्रांसफर का। चौथे में कह रहा है डिसेंट वालों का भी प्रोविजन रखा जाएगा, उसको ख्याल रखा जाएगा। और लास्ट में कह रहा है कि अगर कुछ मिसलेनियस इंसिडेंटल बातें होंगी तो उनको भी टेक केयर करके चलेंगे आप अपने ऑर्डर के अंदर, उसके लिए भी प्रोविजन बना के चलेंगे। ठीक है सर। नाउ अब यहाँ पे कहा गया कि भैया इतनी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं का मतलब ट्राइब्यूनल, तो वो कहेगा कि भाई मैं 2 लोगों को तो पकड़ूंगा ना, मैं एलएलपी की ऐसी तैसी करने में लगा हूं, तो मैं यहाँ पे 2 लोगों को तो पकड़ूंगा और उनको बोलूंगा भैया तुम भी कुछ काम करो। पहला कौन, पहला है आरओसी। आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार, बोलेगा भाई तू भी कुछ काम कर। और दूसरा, जहां वाइंडिंग अप होने जा रही है, मतलब कि इस तीसरे वाले केस में जो तीसरा क्लॉज था, इसके अंदर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। जब डिसोल्यूशन होता है तो आपको पता है डिसोल्यूशन के टाइम पे एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। ठीक है, तो ये कह रहा है इन दोनों लोगों को पकड़ूंगा, इनसे बोलूंगा बेटा रिपोर्ट बना के दो मुझको, ऐसा थोड़ी चल रहा है। और रिपोर्ट में उनसे क्या मांगेगा, उनसे ये मांगेगा कि भैया रिपोर्ट बना के दो कि जो भी कंपनी मैं खत्म करने जा रहा हूं, या फिर जो भी ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने जा रहा हूं, इससे जो हमारी कंपनी पहले चल रही थी या जो कंपनी खत्म हो रही है, वो कुछ ऐसा काम नहीं करती थी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खराब हो, उसके विपरीत हो, या फिर आप कह सकते हो सामाजिक हित में ना हो। ऐसा कोई काम तो नहीं करती थी, ऐसा कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, ऐसा कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी जाएगी। रिपोर्ट मांगी जाएगी किसके द्वारा, ट्राइब्यूनल के द्वारा। ठीक है, तो 2 प्रोवाइजो है यहाँ पे। प्रोवाइजो नंबर 1, प्रोवाइजो नंबर 2। प्रोवाइडेड दैट, पहले प्रोवाइजो में किसको पकड़ रहे हैं, वो रजिस्ट्रार को कह रहे हैं क्या, कि नो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज्ड फॉर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विद अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ एलएलपी विच इज बीइंग वाउंड अप विद एनी अदर एलएलपी और एलएलपीज शैल बी सैंक्शन। ऐसा कुछ भी सैंक्शन नहीं किया जाएगा किसके द्वारा, ट्राइब्यूनल के द्वारा, अनलेस, जब तक
Tribunal has received a report from the registrar that the affairs of the LLP have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of its partners or to the public interest. मतलब कि जो हमारी LLP है वो कोई भी ऐसा काम, उनके अफेयर्स, उनके जो हमारे धंधे थे वो कुछ भी इस प्रकार के नहीं थे जो कि उसके पार्टनर या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। ठीक है, इस टाइप का रिपोर्ट कौन फर्निश करेगा? रजिस्ट्रार फर्निश करेगा। और बताओ जी, और किसी से रिपोर्ट लेंगे? हाँ जी, दूसरा बंदा कौन है हमारा? लिक्विडेटर। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन, जो कि 3 में डिसोल्यूशन की बात कर रहा है, कह रहा है डिसोल्यूशन का ऑर्डर मैं पास नहीं करूंगा ऑफ एनी ट्रांसफर लिमिटेड अंडर क्लॉज 3 शैल बी मेड बाय द ट्राइब्यूनल। कह रहा है मैं नहीं दूंगा जब तक unless the official liquidator has on scrutiny of the books and papers of the LLPs made a report to the tribunal that the affairs of the LLP have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of the partners and public interest। ठीक है, मतलब कि भैया पार्टनर्स और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम तो नहीं करती थी, उन दोनों के हित में ही काम चल रहा था ना, कोई यहाँ पे नाराज़गी तो नहीं थी, कोई यहाँ पे इलीगल या इलॉजिकल काम तो नहीं चल रहा था। इस चीज़ के ऊपर दूसरा रिपोर्ट कौन बना के देगा? हमारा लिक्विडेटर। अब जब दोनों लोग ये बता के देंगे कि हाँ भैया इनके कामकाज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, काम बिल्कुल सही कर रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे थे, तो जाके ही ये जो सैंक्शन है वो सैंक्शन करेगा कौन? हमारा ट्राइब्यूनल। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो क्या कह रहा है कि वेयर एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज, देन बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑर्डर द प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर्ड टू एंड वेस्ट इन एंड दोज लाइबिलिटी शैल बी ट्रांसफर्ड टू एंड बिकम्स द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी। बहुत बेसिक बात है कि भैया जब ये ऑर्डर पास हो जाएगा तो जो हमारा ट्रांसफरर है इसके जो भी प्रॉपर्टीज और लाइबिलिटीज है वो किसके हो जाएंगे? ट्रांसफरी के हो जाएंगे। एंड ये जो इंपॉर्टेंट है वो यहां है, इन द केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी इफ द ऑर्डर सो डायरेक्ट्स फ्रीड फ्रॉम एनी चार्ज विच इज बाय वर्च्यू ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट टू सीज टू हैव द इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये ट्रांसफरर की एक प्रॉपर्टी थी, एक लैंड था, ये लैंड जो है ना ये गिरवी था, मतलब इसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हो रखा था। अब जब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का ऑर्डर पास किया गया ट्राइब्यूनल के द्वारा तो उसने इस चार्ज को फ्री कर दिया, मतलब ट्रांसफरी के बाद ट्रांसफर तो किया है लेकिन चार्ज से फ्री करके ट्रांसफर किया इस लैंड को। तो अगर ऑर्डर ने ऐसा मेंशन कर दिया, ऑर्डर ने ऐसा अगर डायरेक्ट कर दिया है कि भैया इसको फ्री कर दिया जाए, तो वो मान लिया जाएगा कि वो जो लैंड है वो फ्री हो गया, उसके ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज का इफेक्ट खत्म मान लिया जाएगा उस ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, तो ये रिपीट था हमारा सबसेक्शन नंबर 2, लेकिन सबसेक्शन 2 में जो बात खास थी वो ये थी कि भैया चार्ज से मुक्ति भी की जा सकती है इस ऑर्डर के द्वारा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो रिपीटेटिव है, मतलब कि आपने सेक्शन नंबर 60 में भी देखा था कि भैया अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो क्या करेंगे। नहीं सॉरी, सेक्शन नंबर जो पहला थर्ड वाला पॉइंट आएगा, फोर्थ में आया है बात नहीं मानने वाली। थर्ड में क्या कहा गया था कि आपको जो भी ऑर्डर पास होगा तो अगेन आप किसको बताओगे? अपने माँ बाप को, मतलब जिसने आपको जन्म दिया। किसने जन्म दिया? आरओसी ने। एलएलपी को जन्म किसने दिया है? आरओसी ने। तो आपको जो भी ऑर्डर होगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो होगी वो विद इन 30 डेज, सेक्शन नंबर 60 में भी 30 दिन का टाइम दिया गया था, यहाँ पे भी 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा, और अगर आप फाइल नहीं करते हो, मतलब सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर का डिफॉल्ट कर देते हो, तो पेनल्टी कितनी लगेगी? वही पेनल्टी जो सेक्शन नंबर 60 में लगती थी, मतलब कि 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी किस पे? एलएलपी और हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर पे। और अगर कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन रहा, मतलब आपने कई दिन लगा दिए उसको फाइल करने में, तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी लगाया जाएगा। किसके ऊपर? दोनों के ऊपर, एलएलपी पे भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी। और हायर अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी एंड 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है सर। नाउ एक्सप्लेनेशन में 2 बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। पहला कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भाई साहब? प्रॉपर्टी, राइट्स, पावर्स
जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कहलाएगी। और लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है, सारी की सारी ड्यूटीज़ जो होगी किसी भी प्रकार की वो सारी हमारी लाइबिलिटी कहलाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अमलगमेशन है वो अमलगमेशन, देखो मैं यहाँ पे डबल डार्क किया है इसको, जो अमलगमेशन है वो एलएलपी का कंपनी के साथ नहीं हो सकता। मतलब कि जो अमलगमेशन किया जा रहा है वो एलएलपी का एलएलपी के साथ किया जा रहा है। जो अमलगमेशन है वो एलएलपी का एलएलपी के साथ है। इन दोनों को जोड़ के एलएलपी बना सकते हैं, तोड़ मरोड़ के एलएलपी बना सकते हैं, बट एलएलपी का अमलगमेशन कंपनी के साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात की भी डिनाइल यहाँ पे देखे चल रहा है। ऑल्दो आप 62 की लैंग्वेज भी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एलएलपी, एलएलपीज और 2 और मोर एलएलपी की बात कर रहा था, कहीं पे भी कंपनी की चर्चा नहीं की गई थी। ऑल्दो उसको एक्सप्लेनेशन में अलग से आपको हाईलाइट कर दिया गया है। आई होप सेक्शन नंबर 62 इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी है, बट अगर होगी तो आप मुझे ऑब्वियसली बताएंगे।